हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम इन डिटेल कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड इवन फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो तीन मेजर कंपोनेंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के। करंट अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट होता है एंड कैपिटल अकाउंट। सो दीज आर प्राइमरी एलिमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द नेशंस फाइनेंशियल स्टैंडिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि हम इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्यों बोलते हैं, व्हाई वी यूज दिस टर्म बैलेंस। सो ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल फैक्टर इन ऑर्डर टू असेस कि एक कंट्री की फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। So that too in international markets. So firstly, talk about the first component, current account. वैसे generally we categorize into current account and the capital account. Current account को हम further two categories में divide करते हैं, balance of trade and balance of invisibles. So current account balance में we see basically कि actual receipts and payments in short period calculate करते हैं। एक financial statement होता है इन चीजों का and includes the value of एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल्स होता है, मतलब कि जो गुड, जो टैंजिबल गुड्स होते हैं उनका बैलेंस हम देखते हैं, एंड इनविजिबल्स में बैलेंस ऑफ सर्विसेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं, विच आर इंटैंजिबल, जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। सो करंट अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। तो जो पेमेंट्स हम कर रहे हैं और जो पेमेंट्स हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड, तो ये पूरा करंट अकाउंट इन चीजों का बैलेंस होता है। एंड इट ऑल्सो रेफर्स टू द इंक्लूजन ऑफ थ्री बैलेंसेस ऑफ नेमली मर्केंडाइज बैलेंस होता है, सर्विस बैलेंस हो गया, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी इसी करंट अकाउंट का पार्ट होते हैं। सो ऐसे लाइक सेंटेंसेस आ सकते हैं इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। सो टाइप्स ऑफ बैलेंसेस की हम बात करते हैं, हमने अभी देखा ही है मर्केंडाइज में we cover the export and imports of goods, services we have talked about. इसमें import of services, income balance and net investment in services. So net investment in services is covered, and income में जो transfer payment की हम बात कर रहे थे, so that is net income receipts from the assets जो इंडिया के assets बाहर हैं, so उनसे जो हमें income receive हो रही है, that is under this. Then net international compensation to the employees that we are paying, एंड नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो होते हैं, एंड जो गिफ्ट्स फॉरेन कंट्री से हम रिसीव करते हैं माइनस जो गिफ्ट्स हम देते हैं फॉरेन कंट्रीज को, तो गिफ्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। देन कमिंग टू द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट। सो इसमें हम बेसिकली कवर करेंगे जितने भी बेसिकली चेंजेस इन स्टॉक हो रहे हैं, लाइक जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज हेयर द टर्म इज कैपिटल। सो इफ यूल बेसिकली अगर आप सिंपल लॉजिक लगा के समझने की कोशिश करोगे तो यूल गेट टू अंडरस्टैंड। सो दैट इज वे टॉकिंग अबाउट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस ओवरऑल। अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट इट इन्वॉल्व्स इनफ्लोज आउटफ्लोज रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। देन हम भी कुछ अमाउंट लेंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड जो मीडियम टर्म में हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग है, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों इसमें कवर्ड है। देन इसमें अगर हम बात करें और फर्दर कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली, प्राइवेट फॉरेन लोन्स जो हम ले रहे हैं, मूवमेंट इन जो बैंकिंग कैपिटल हुआ, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो हमारे रिजर्व्स हैं, एंड जो गोल्ड की मूवमेंट हो रही है, गोल्ड ट्रेड हो रहा है। देन रिजर्व अकाउंट की अगर हम बात करते हो तो रिजर्व में वी टॉक अबाउट IMF में जो हमारा SDR है, एंड देन रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड इज आल्सो देयर, कलेक्टिवली कॉल्ड द रिजर्व अकाउंट। तो IMF, SDR एंड रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड, तीन पार्ट्स हैं रिजर्व अकाउंट के। सो IMF अकाउंट कंटेन्स परचेजेस और जो रीपर्चेज होते हैं, मतलब डेबिट्स होते हैं, रीपर्चेज, परचेजेस, क्रेडिट्स फ्रॉम द IMF। स्पेशल ड्राइंग राइट्स दे आर रिजर्व एसेट्स, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का भी ये कंपोनेंट है। एंड इमरजेंसी में वी कैन बेसिकली यूज, तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट शेयर रहता है एसडीआर्स में, व्हिच इज मेंटेन्ड बाय आईएमएफ, एंड इट कैन बी यूज्ड टू सेटल इंटरनेशनल पेमेंट्स between the monetary authorities also. So errors and omissions, मतलब this is one component, क्योंकि obviously this is happening at a very larger scale. Balance of payment कोई एक accounting exercise है, पूरा एक mathematical statement maintain करना एक बहुत बड़ा task है, although we have the technology, but उसके बाद भी कुछ minor errors रह सकते हैं. So to balance out this entire
statement and the accounts, we बेसिकली हम मतलब एरर्स एंड ऑमिशंस करके उसको पूरा बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं. सो एंट्रीज अंडर दिस हेड दे रिलेट मेनली टू द लीड्स, और जो हमें अगेन लैग्स की वजह से प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं इन रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शंस. सो इट इज ऑफ बैलेंसिंग एंट्री एंड इट इज नीडेड टू ऑफसेट द ओवरस्टेटेड. सपोज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी कुछ वैल्यू ओवरस्टेट हो सकती है, कभी कुछ अंडरस्टेट भी हो सकती है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वी हैव दिस कंपोनेंट. एंड इसमें ये पूरा एक जगह मेंशन्ड है इफ यू गो थ्रू दिस टेबल. सो रिसिप्ट्स में या क्रेडिट साइड में ये होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स, उससे हमें इनकम मिलती है, उससे हमें रिसीव होती है. देन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के थ्रू हमें इनकम रिसीव हो रही है, हमें इंटरेस्ट अर्न भी कर रहे हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, हम डिविडेंड अर्न करते हैं. तो ये सारा इनफ्लो की साइड है, यूनिलेटरल रिसिप्ट्स जो हम रिसीव कर रहे हैं. सो ये सारा ट्रेड अकाउंट का है. करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो जो इंडिया में हो रहा है, एफडीआई एफपीआई दोनों इसका पार्ट है. शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स हो गया, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. सो इसको हम बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पे लिखा है एरर्स एंड ओमिशंस से एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस. यहाँ पे अल्टीमेटली एंड में बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट्स है जो हम पैसा पे कर रहे हैं, कौन सी रीजंस है जिनकी वजह से पैसा आउटफ्लो हो रहा है. सो एंड में कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो जाता है, एंड जो चेंज हो रहे हैं रिजर्व्स में वो पॉजिटिव साइड है, क्रेडिट साइड पे. चेंजेस रिजर्व्स नेगेटिव साइड्स पे भी, तो दोनों उनको करके टोटल रिसिप्ट जितना हम पेमेंट मतलब अमाउंट मनी रिसीव कर रहे हैं और जितना हम पे कर रहे हैं, तो वो इक्वल होना चाहिए, वो तभी बैलेंस आउट हो पाएगा. सो अब यहाँ पे देखेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम जो हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो बेसिकली दो कंडीशंस ही हो सकती है, या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट हो सकता है. सो सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स जब टोटल रिसिप्ट्स या जो इनफ्लो है ऑफ द मनी दैट इज हायर देन व्हाट वी आर एक्चुअली पेइंग आउट, या जो हमारा एक्सपेंडिचर है या जो आउटफ्लो हो रहा है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हेन क्रेडिट इज मोर देन दी debit side, then we have surplus, and deficit होगा when the debit is more, मतलब हम ज्यादा पे कर रहे हैं than what we are actually receiving. So this is simple. Causes of disequilibrium क्या हो सकते हैं? So again this can come up simply in the form of a prelims questions as well. So cyclical fluctuations की वजह से business cyclical जो fluctuations होती हैं उसमें obviously there is certain time lag. So because of that there can be disequilibrium, shortfall in exports, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, लाइक वी हैड इन 1991 द नेचुरल कैलामिटीज की वजह से देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, एंड इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स. सो दीज आर ऑल द वैलिड रीजंस बिहाइंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी. सो अब हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे? सो इसके लिए वी हैव फर्स्टली मॉनेटरी मेजर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, या क्या है एक्चुअली, हम क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड करेक्टिंग द डिसइक्विलिब्रियम. सो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली वी नो कि इट इज कंसर्न विद द मनी सप्लाई, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, एंड सेंट्रल बैंक आरबीआई इट मे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर्स व्हिच विल अफेक्ट the prices, and fiscal policy is also used to correct the disequilibrium. So यहाँ पे obviously we know fiscal policy is in the government's hand. So यहाँ पे obviously government का जो income expenditure है and इसमें development non developmental expenditure. So depending upon क्या situation है government expenditure, हम obviously revenue expenditure, capital expenditure change कर सकते हैं. Exchange rate is another mechanism. So depreciation जिसको हम बोलते हैं weakening of the domestic currency. So depreciation, by reducing the value of the domestic currency, government can correct the disequilibrium in the BOP in the economy. So basically depreciation अगर हम बोल रहे हैं तो suppose $1 is if rupees 80. So depreciate होने पे what would be the value? Ashik, what would be the value if the Indian rupee gets depreciated? It get reduced as compared to the other currencies. How would the value fluctuate? Whether it would be after depreciation, if it is right now rupees 80 against $1. So after 90. depreciation, what would? हाँ ठीक है. So that is called depreciation. So हम बोलते हैं weakening of the currency. So weakening का मतलब ये नहीं है कि अगर 80 rupees है तो it would move towards 75. So 75 rupees against $1 would be appreciation, or we say it to be strengthening. Then exchange rate depreciation actually जो है वो reduce कर देता है value of the home currency or domestic currency in relation to the foreign currency. Because उसके हम बोलेंगे कि value reduce हो रही है in the sense कि उसकी competitiveness reduce हो रही है. So उसकी वजह से जो हमारे imports हैं वो और costly हो जाते हैं.
or we say this to be imported inflation. Then exports, they become cheaper and export competitiveness increase hoti hai. So it leads to inflationary trends in the country. Then another mechanism is devaluation. So यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज समझना important है, depreciation और devaluation में क्या difference है. So depreciation basically market forces की वजह से होता है. It is done by the country. Devaluation, हाँ मतलब हाँ, it is done by the central bank. मतलब इंदिरा गांधी ने intentionally किया था किया जाता है. 1960s के समय में devalue of हाँ, the rupees. 1966 में it was, yes. So devaluation एक इस टाइम पे हुआ था 1966 में, और एक हुआ था just before the structural reforms 1990 में. So devaluation is lowering the exchange rate. वही होता है same, मतलब इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट तो वही होता है, बट यहाँ बस डिफरेंस ये है कि इट इज डेलिबरेटली डन. और ये चाइना बहुत ज्यादा करता है डिवैल्यूएशन, सो दैट उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना के, वो वर्ल्ड की जो मार्केट्स उसमें कॉम्पिटिटिव रहे. सो इसको भी बोला जाता है कि आप कितने हद तक डिवैल्यू करोगे अपनी करेंसी को, क्या वो एक एथिकल प्रैक्टिस है या नहीं है. देन अनदर इज डिफ्लेशन. सो ये हम कवर कर चुके हैं, इफ यू फॉलो दी our newspaper sessions. So deflation, it is reduction in the quantity of money to reduce the prices and the incomes. So domestic market mein the currency is deflated and there is a decrease in the income of the people. So uski wajah se we are able to control the consumption expenditure which is done by the people, and we can increase the exports as well, and we can earn more forex reserves. So it all depends ki whether the BOP is in surplus or deficit. Accordingly we go ahead with the solution measures that we have. Exchange control is another measure. So all exporters, they are directed by the monetary authority. So this is again exchange controls में हम यही करते हैं कि यहाँ पे basically all exporters are directed by the monetary authority to surrender their forex exchange earnings, and total available foreign exchange वो ration किया जाता है. तो हम बोलेंगे कि एक qualitative measure है, like in monetary policy we have quantitative and qualitative measures. So this is basically concerned with the rationing. एंड नॉन मॉनेटरी मेजर्स में क्या होगा, सो एक्सपोर्ट प्रमोट हम कर सकते हैं. इसमें हम कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर सकते हैं, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकते हैं, कैश असिस्टेंस दी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है. इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स के लिए स्टेप्स कैन बी टेकन टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज करंटली इंडिया इज डूइंग. तो आत्मनिर्भरता, हम इंडिजिनाइजेशन ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं. यस, regarding the import substitution, we use phytosanitary measures also. और कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, तो ये भी एक पार्ट है ना इसका. नहीं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में बेसिकली हम कोशिश यही करते हैं कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे ज्यादा इंक्रीज करें, रादर देन सेइंग कि कर्ब्स इम्पोर्ट, मतलब इम्पोज करना ऑन व्हाट वी आर इम्पोर्टिंग. मतलब वो होगा, वो आई वुड से कि सेकेंडरी स्टेप होगा अंडर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, बट उसको ज्यादा देखा जाता है, मतलब ऑब्वियसली दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय WTO डायरेक्टली, मतलब उसको इलीगल ही एक तरीके से माना जाता है अकॉर्डिंग टू WTO नॉर्म्स. मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी वुडंट बी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए. एंटी डंपिंग ड्यूटी के पीछे अगेन रैशनल लेजिटिमेट रीजंस होते हैं. तो लाइक इंपोर्ट जो एंटी डंपिंग ड्यूटी आप बोल रहे हो वो तभी इम्पोज की जाती है, सपोज अगर चाइना से ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो रहे, लाइक सपोज चाइना इज डंपिंग दी टॉयज इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट. सो डंपिंग हम वो उसको तभी टर्म करते हैं जब चाइना हमें ऐसे प्राइसेस पे वो उन टॉयज को इंडिया में डंप कर रहा है जो चाइना की डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस से भी सस्ता है. तो तब बोलते हैं कि चाइना उसको डंप कर रहा है, तो देन वी इम्पोज दैट एंटी डंपिंग ड्यूटी. करते हैं डंपिंग ड्यूटी इसलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. यस, इंपोर्ट कंट्रोल्स हम कर सकते हैं, उसमें अगेन कोटाज डिफरेंट हैं, लाइक टैरिफ्स हम इम्पोज कर सकते हैं. सो दीज आर डायरेक्ट मेजर्स. सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रेंड्स कवर करेंगे, इंडिया के BOP अकाउंट में व्हाट हैव बीन द ट्रेंड सो फार, एंड उसको ग्राफ के थ्रू प्रॉपर्ली विल अंडरस्टैंड. सो फार औशिक, यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल दैट वी हैव कवर्ड? नो मच. इट वाज बेसिकली डायरेक्ट ही था इतना, बस कंपोनेंट्स वाला एलिमेंट जो था ना वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दैट वाज इम्पोर्टेंट, सो दैट कैन बी नोटेड डाउन एंड रिवाइज्ड timely. So thank you so much for joining us on Ansarkari, and stay tuned for more detailed videos on GS3 economy.